हे बच्चों, दिस इज पुष्पलता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं विस्तास बुक का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर फर्स्ट चैप्टर एंड द क्वेश्चन सेज व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू. थर्ड लेवल किस लिए रिफर हुआ है, उसका मतलब क्या है, थर्ड लेवल का अर्थ क्या है. आंसर है द थर्ड लेबल रिफर्स टू. ये रिफर की जगह रिफर्स इसलिए आ गया क्योंकि क्वेश्चन में जो है हेल्पिंग वर्ब डज लगी हुई थी. जब डज हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो आंसर में वर्ब में एस लगा देती है. तो द थर्ड लेबल रिफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक सबवे है that takes passengers to the Galesburg, Illinois. और ये जो थर्ड लेबल था, सबवे था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, ये यहाँ से पैसेंजर्स गैल्सबर्ग इलिनॉइस जा सकते थे. The third label on the station was a medium of escape for Charlie. एक्चुअल में ये तो था नहीं, ये इमेजिनरी था. ये चार्ली के लिए एक मीडियम ऑफ escape था, यानी बचकर निकल जाने का माध्यम था. ये अब वर्ल्ड की जो कहाँ से बचकर निकलना था उसको, फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ. मॉडर्न लाइफ में जो लाइफ वो जी रहा था उसकी जो हार्श रियलिटीज थी, यानी कि जो कठिन वास्तविकताएं थीं, जो प्रॉब्लम्स थीं, स्ट्रेसेस थे और बहुत सारे इनसिक्योरिटीज थी, इन सब से बच के निकलने का एक रास्ता था, मीडियम था. It provided him a base where he could interweave fantasy and reality. ये एक ऐसा बेस था, ऐसा एक आधार उसे मिल गया था जहां से उसकी फैंटेसी यानी कल्पनाएं और रियलिटी वास्तविकताएं, इसको वो इंटरवीव कर सकता था, यानी जोड़ सकता था, कनेक्ट कर सकता था. सेकेंड क्वेश्चन क्वाइट इंपॉर्टेंट है. डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ escape फॉर चार्ली. वही जो अभी हमने फर्स्ट आंसर में बात की कि थर्ड लेवल चार्ली के लिए एक मीडियम ऑफ escape था, यानी कि बचकर निकल जाने का एक माध्यम था. तो क्या आपको लगता है कि ये सही है? क्यों? रीजंस देने हैं. आंसर इज यस. यस, द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ escape फॉर चार्ली. ये पोर्शन आपके क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा. सो यस, द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ escape फॉर चार्ली. थर्ड लेवल चार्ली के लिए एक मीडियम ऑफ escape था, बचकर निकलने का एक साधन था. द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ. लाइफ की मॉडर्न लाइफ की जो हार्श रियलिटीज थी, यानी कि जो कठिनाइयां थी, make living quite unpleasant and unbearable. इन हार्श रियलिटीज ने उसकी लाइफ को अनप्लीजेंट और अनबियरेबल बना दिया था. अनप्लीजेंट जो बिल्कुल भी खुशनुमा ना हो, और अनबियरेबल जिसे बर्दाश्त ना किया जा सके. तो उसकी लाइफ जो थी इस तरह से बन गई थी. इट इज फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटीज, वरीज एंड स्ट्रेसेस. जो मॉडर्न लाइफ थी ये किससे भरी हुई थी? फियर, डर, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, वरीज, चिंताएं, और स्ट्रेस, तनाव. तो जो लाइफ है वो फियर, इनसिक्योरिटी, वरीज एंड स्ट्रेस से फुल है, भरी हुई है. मैन हैज टू कन्फ्रंट देम ऑल द टाइम. हर व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? इन सारी चीजों को कन्फ्रंट करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है. सो ही वांट्स टू एस्केप इनटू अ विशफुल वर्ल्ड. तो हर व्यक्ति क्या करता है? एक विशफुल यानी अपनी इच्छा की, अपनी डिजायरेबल प्लेस पर, वर्ल्ड पर स्केप करना चाहता है, बचकर निकल जाना चाहता है. जो चार्ली का साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था उसने क्या बोला था? इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. उसके अकॉर्डिंग ये जो थर्ड लेवल था ये उसके लिए वेकिंग ड्रीम, जागते हुए सपने देखना, और विश फुलफिलमेंट, उसकी जो डिजायर थी, जो इच्छाएं थी, वह पूरे होने जैसा था. सो द थर्ड लेवल वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट फॉर चार्ली. Next question says the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and stresses. जो मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न वर्ल्ड है, ये इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, फियर, डर, वॉर, युद्ध, वरी, चिंताएं और स्ट्रेस, तनाव, इनसे फुल है, इनसे भरा हुआ है. What are the ways in which we attempt to overcome them? ओवरकम करना, उन्हें जीतना, उनको दूर करना. तो ऐसे कौन से वे हैं, ऐसे कौन से रास्ते हैं जिससे हम इन सारी चीजों को ओवरकम कर सकते हैं? सो देयर आर मैनी, है ना. वी कैन ओवरकम द एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटीज बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन सम प्रैक्टिकल एंड बेनिफिशियल एक्टिविटीज. हम यदि कुछ
प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएं, उनमें व्यस्त हो जाएं, तो हम इनसे बच सकते हैं। वन ऑफ देम इज रीडिंग बुक। एक एग्जाम्पल है रीडिंग बुक, है ना। इट इज इक्विवेलेंट टू हैविंग गुड फ्रेंड्स, क्योंकि एक गुड बुक को रीड करना जो है एक अच्छा दोस्त होने के इक्विवेलेंट है, बराबर है। एंड अदर्स आर सिंपल एक्टिविटीज लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, वॉचिंग सिनेमा, सिनेमा देख सकते हैं, प्लेस देख सकते हैं, गोइंग आउट फॉर डिनर, ओकेजनली कभी कभार डिनर पर जाना। सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट हेल्प अस टू ओवरकम द एंजाइटीज और इनसिक्योरिटीज। हाउ डिड द नरेटर गॉट लॉस्ट एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो नरेटर है, कहानी सुनाने वाला, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर लॉस्ट कैसे हो गया, खो कैसे गया। वेयर डिड ही कम आउट, और वो बाहर कहाँ से निकला। द नरेटर Charlie says that he has been in and out of Grand Central hundreds of times. सैकड़ों बार वो ग्रैंड सेंट्रल में गया है और वहां से बाहर निकला है, बट ही वॉज ऑलवेज कंफ्यूज्ड एंड बम्प्स इनटू न्यू डोरवे, स्टेयर्स एंड कॉरिडोर। लेकिन आज क्या हो रहा था, हर बार वो कंफ्यूज हो रहा था और नए डोरवे, नए रास्ते, नए सीढ़ियां और नए कॉरिडोर पर पहुंच जा रहा था। वंस ही गॉट इनटू 1 mile लॉन्ग टनल, एक बार तो वो 1 मील लंबी टनल यानी सुरंग में चला गया। एंड केम आउट इन रोजवेल्ट होटल्स लॉबी, और जब वो बाहर निकला तो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में था। Another time he came up in an office building of 46th Street, 3 blocks अबे। नेक्स्ट टाइम जब वो बाहर निकला तो वो ऑफिस बिल्डिंग में था, 46 स्ट्रीट की ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गया, जो कि 3 ब्लॉक दूर था। तो इस तरह से वो वहां पर लॉस्ट हो रहा था। Narrator thinks that the Grand Central Station is growing like a tree. नरेटर को लग रहा है, कहानी सुनाने वाले को लग रहा है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये एक ट्री की तरह ग्रो कर रहा है, एक पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है। What does it symbolize? सिंबलाइज, दर्शाना, दिखाना। ये जो सेंटेंस है ये क्या सिंबलाइज करता है, ये क्या बताता है। द नरेटर थिंक्स दैट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। ये लाइन आपके क्वेश्चन से ही है। अब हो क्या रहा है, इट पुशेस आउट न्यू कॉरिडोर्स, स्टेयरकेस लाइक रूट्स। ऐसा लग रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ट्री है और उसकी रूट की तरह बहुत सारे कॉरिडोर और स्टेयरकेसेस, सीढ़ियां निकल आ रही हैं। देयर आर लॉन्ग टनल्स अंडर द सिटी, सिटी के नीचे लंबी लंबी टनल्स हैं। ऑन देयर वेज टू टाइम्स स्क्वायर एंड टू सेंट्रल पार्क, ये जो टाइम्स स्क्वायर का और सेंट्रल पार्क का जो वे है, रास्ता है, उसके नीचे लॉन्ग टनल्स वहां पर उसे मिलती हैं। इट हैज ऑलवेज बीन एन एग्जिट, अ वे टू स्केप। ऐसा लगता है चार्ली को कि ये जो टनल्स हैं ये एग्जिट का, स्केप करने का एक वे है, एक रास्ता है। द ग्रैंड सेंट्रल सिंबलाइजेज द लेबिरिंथ, लेबिरिंथ यानी होता है मेज, भूल भुलैया। द ग्रैंड सेंट्रल जो है यहाँ पर एक लेबिरिंथ की तरह है। दैट दिस वर्ल्ड इज, जो कि ये वर्ल्ड है, ये दुनिया है। विथ इट्स इंट्रिकेट एंड टेंगल्ड पाथवेज, तो ये जो वर्ल्ड है वो एक लेबिरिंथ है जिसके जो पाथवे हैं, रास्ते हैं, वो एकदम इंट्रिकेट और टेंगल्ड हैं, आड़े टेढ़े और आपस में जुड़े हुए हैं। Next question is describe Galesburg, Illinois in 1894. 1894 में 1894 ईयर में गेल्सबर्ग इलिनॉइस कैसी जगह थी उसे डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, जैसा कि चार्ली ने बताया हुआ है इस चैप्टर में। तो गेल्सबर्ग इलिनॉइस इज अ वंडरफुल टाउन, बहुत ही बढ़िया शहर है। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, ह्यूज लॉन्स एंड बिग ट्रीज, वहां पर बहुत बड़े फ्रेम वाले पुराने हाउसेस हैं, ह्यूज लॉन, बड़े बड़े बगीचे हैं, लॉन हैं, एंड बिग ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज हैं। और ये बिग ट्रीज जो हैं ये ओवर द रोड मिल करके शेड बना देते हैं रोड पर। ओके, इट रिफ्लेक्टेड अ वर्ल्ड ऑफ रोमांस एंड लेजर। ये जो गेल्सबर्ग इलिनॉइस है ये रोमांस और लेजर, फुर्सत का समय और रोमांच से भरा हुआ वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है। समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, जो गर्मी के समय पर जो इवनिंग्स थी, शामें थी, वो
एकदम ट्वाइस लॉन्ग थी, यानी दुगनी लंबी थी। द पीपल हैड लिव्ड इन पीस एंड हार्मनी एंड हैड अ लॉट ऑफ लेजर टाइम। वहाँ पर लोग जो थे बहुत ही पीसफुली, शांति से और हारमोनी यानी कि मिल करके प्रेम से रहते थे, और एकदम लेजर टाइम को, फुर्सत के समय, उनके पास बहुत सारा लेजर टाइम, फ्री टाइम यानी फुर्सत का समय था। दे सेट आउट ऑन देयर लॉन, अपने बगीचों में आकर बैठते थे। मैन स्मोकिंग सिगार एंड टॉकिंग क्वाइटली, जो मैन होते थे वो सिगार स्मोक करते थे और बढ़िया आराम से क्वाइटली बातचीत करते थे, जबकि जो वीमेन होती थी वेविंग पाम लीफ फैन, वो अपने हाथों में पाम लीफ से बने हुए फैन को वेव करती रहती थी, यानी कि झालती रहती थी, उनको पंखों को हिलाकर हवा करती थी। चैप्टर में आया था फर्स्ट डे कवर। ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है, इसे एक्सप्लेन करना है। ओके, सो व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब भी कोई नया स्टाम्प इशू होता है, द स्टाम्प कलेक्टर्स बाय सम ऑफ देम, जो स्टाम्प कलेक्ट करने वाले होते हैं, जिनकी हॉबी होती है स्टाम्प कलेक्ट करना, टिकट को इकट्ठा करना, वो इन नए इशूड हुए स्टैम्प को खरीदते हैं। दे यूज देम टू मेल एनवेलप टू देमसेल्फ, और इससे वो यूज करते हैं अपने आप को, खुद को मेल करने के लिए। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, जिस दिन ये स्टाम्प सेल होते हैं उसी दिन ये इसे खरीदते हैं और अपने आप को एनवेलप में रख करके मेल करते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, चूंकि ये मेल वो पोस्ट ऑफिस में जाता है तो उसमें पोस्ट मार्क भी लग जाता है, जिससे जो डेट है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। दैट एनवेलप is called the first day cover, और इसे ही कहा जाता है first day cover. Only blank paper is put in the envelope and the envelopes are never opened. वो जो एनवेलप होते हैं उनके अंदर से ब्लैंक पेपर होता है और उन्हें कभी भी नहीं खोला जाता है, क्योंकि वो उस व्यक्ति ने खुद ही अपने लिए खाली एक पेपर को मेल किया होता है।